राम राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री बाई सुनील कसाना में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रदर्शन कला पर। प्रदर्शन कला में आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के फोल्क सॉन्ग क्या क्या हैं उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। तो देखिएगा, राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। सबसे पहले बात ये आती है, राजस्थान के लोकगीत है तो कौन कौन से हैं और राजस्थान के लोकगीत कहते किसको हैं, राजस्थान के लोकगीतों की क्या डेफिनेशन है। आज मैं आपको यहां विस्तार से बताऊंगा कि लोकगीत क्या हैं, लोकगीत और गीतों में क्या डिफरेंट है। ये सारी बातें हम यहां विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के लोकगीतों की डेफिनेशन है, लोगों के मन में उत्पन्न विचारों को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत करना ही लोकगीत कहलाते हैं। लोगों के मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से ही प्रस्तुत करना ही लोकगीत कहलाते हैं। मैं यहां एक बार ये डेफिनेशन लिख देता हूं। लोगों के मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से कहना या प्रस्तुत करना लोकगीत कहलाता है। लोगों के मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से कहना या प्रस्तुत करना लोकगीत कहलाता है। अब लोग तो कुछ भी गा देंगे, बचपन का प्यार, छोरा तेरो मेरो प्यार जले दुनिया, लेकिन जो अपने राजस्थानी लोकगीत हैं उनको ही यहाँ मान्यता की गई है। जो अपने राजस्थान के विशेष क्षेत्रों में, जैसे हाड़ौती की बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए, मरु प्रदेश की बात की जाए, शेखावाटी क्षेत्र की बात की जाए या बागड़ प्रदेश की बात की जाए, तो वहां के लोकगीतों के बारे में ही यहाँ हम चर्चा करेंगे। ऐसे कोई लोकगीत नहीं है जो लोगों के मन में, तो कुछ भी गा सकते हैं लोग, लेकिन जो हमारी आरबीएससी की एनसीईआरटी की बुक में जिन गीतों को उल्लेख किया गया है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे बोर्ड, जो हमारे एग्जामिनर हैं, वो भी यही पूछते हैं। लोगों के मन में तो क्या पता नहीं क्या क्या विचार आ जाते हैं, कुछ भी गा देते हैं, लेकिन हमको ये सारी बातों से कोई मतलब नहीं। अब कुछ लोकगीतों की परिभाषाएं दी हैं विद्वानों के द्वारा, कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी ने अपने लोकगीतों के बारे में एक हल्का सा कथन बोला है, वो मैं आपके बताऊंगा। महात्मा गांधी नंबर दूसरा है देवेंद्र सत्यार्थी। अपने देवेंद्र सत्यार्थी हैं, उन्होंने भी लोकगीतों के बारे में परिभाषाएं दी है। देवेंद्र सत्यार्थी। तीसरे नंबर पर बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरे नंबर पर बात आती है आचार्य, चौथे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
5वें नंबर पर बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन सभी लोगों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इन लोगों को परिभाषाएं देने की क्या जरूरत पड़ेगी, जब पहले से ही लोगों के द्वारा मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से ही प्रस्तुत करना गीत की परिभाषा है, तो इन लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी, इनको गीतों की परिभाषाएं देनी पड़ी। तो गांधी जी का मतलब है सर्वप्रथम किसी स्टेट या किसी राज्य या किसी भी कंट्री की संस्कृति है, संस्कृति के जो रक्षक या पहरेदार होते हैं वो लोकगीत ही होते हैं। वो कैसे? किसी संस्कृति का विनाश अगर होता है तो वो लोकगीत वहां के गीतों के या लोकगीतों के द्वारा ही होता है। आजकल आप देख रहे हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में नई नई मूवी आ रही है जिनमें नृत्यांगना पता नहीं भगवान जाने कौन कौन से कपड़े पहन पहन के डांस कर रही है, जो हमारी कल्चर का विनाश कर रही है। कौन सी कल्चर है ये? अपने राजस्थानी आप देखो, राजस्थानी पहनावा देखो, राजपूत पहनावा देखो, अपने राजस्थान में क्या पहनावे हैं, और बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवियों में आप पहनावे को देखेंगे तो एकदम चौंके रह जाते हैं, क्या मतलब है इसे पहनावे का। और जो बॉलीवुड के गीतों को देखेंगे आप, जैसे आप अपने घर वालों के साथ किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और आपने एफएम खोला और उसमें गाना बजा हनी सिंह का कोई, तो आप सहज महसूस करेंगे या असहज महसूस करेंगे? अरे सीधी सी बात है, आप असहज महसूस करेंगे, क्योंकि भगवान जाने क्या गाते हनी सिंह बीच बीच में। कोई सा भी सिंगर ले लो, यहां मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कोई सा भी सिंगर ले लो और आपने एफएम खोला, अगर ऐसा गाना आपको फैमिली मेंबरों के साथ सुनाई महसूस करेगा तो आप असहज महसूस करेंगे। और राजस्थानी गानों की बात करें, जैसे आप यात्रा के वृतांत आपने एफएम खोला, कोई राजस्थानी गाना जैसे गोरबंद बजा तो आप सहज महसूस करेंगे, क्योंकि गोरबंद अपना राजस्थानी सॉन्ग में आता है। ऊंट का आभूषण करते समय गोरबंद सॉन्ग अपने सिंग किया जाता है। तो ऐसी कई बातें हैं, तो इन विद्वानों को इसलिए अलग अलग परिभाषाएं देने की जरूरत पड़ गई। तो सर्वप्रथम बात करेंगे हम महात्मा गांधी के अनुसार गीत हमारी संस्कृति के गीत हमारी संस्कृति के संरक्षक ऑब्लिक पहरेदार हैं। दूसरी परिभाषा दी है देवेंद्र सत्यार्थी जी ने। देवेंद्र सत्यार्थी जी ने क्या परिभाषाएं दी है? लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। किसी स्टेट की या किसी विशेष क्षेत्र की कल्चर का हमको अध्ययन करना है तो वहां के लोकगीतों से हमें पता चली जाता है। वो कैसे? आप किसी प्रदेश में घूमने के लिए गए और वहाँ की कल्चर के हिसाब से आपको वहाँ के सॉन्ग सुनाई देंगे तो वहाँ की कल्चर की आप पहचान कर सकते हो। लोकगीत हमारी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। किसने परिभाषा दी? मुख बोले चित्र। आप समझ रहे हैं, गीतों के माध्यम से हम गा करके ये बात कहना चाहते हैं, ये प्रस्तुति किसी बात की करना चाहते हैं तो हम गीतों के माध्यम से उसको कर सकते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा जो परिभाषा दी गई उसको डेफिनेशन, गीत हमारी संस्कृति के मुख बोले
चित्र हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर। तीसरे नंबर पर बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर। आप एक बार इसको देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे रविंद्रनाथ टैगोर। लोकगीत, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या परिभाषाएं दी है? लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की सलाह देते हैं। मतलब लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश। आप कहेंगे सुखद संदेश लोकगीतों के माध्यम से कैसे? जैसे किसी के घर पे बालक ने जन्म लिया तो अपने क्या, अपने जो महिलाएं वो कौन से गीत गाएंगी ना, तो गीत अधिकतर क्या 99% हैं जो खुशी के माहौल में गाए जाते हैं। किसी के घर पे शादी है तो क्या बजेगा? डीजे बजेगा, डीजे पे गाना बजेगा। किसी के घर बालक हुआ तो गाना महिलाएं गाएंगी, महिलाएं नहीं गाएंगी तो अपने स्पीकरों में डीजे में बजेगा गाना। किसी के घर कोई बर्थडे पार्टी हुई तो क्या बजेगा? गाना बजेगा। तो देवेंद्र सत्यार्थी जी यही परिभाषा देते हैं, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की सलाह देते हैं। तो यहां पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार। चलो कलर दूसरा ले लेते हैं। लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की सलाह देते हैं। ये लो देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई वो मैंने यहां एक बार के लिए लिख दी है। अब बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कौन सी डेफिनेशन दी गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा डेफिनेशन दी गई कि हमारी जो संस्कृति है लोकगीतों के कंधों पे चढ़कर आई है। इसका क्या मतलब है? क्या लोक संस्कृति है जो लोकगीतों के कंधों पे कैसे चढ़ गई? लोकगीतों के क्या कंधे होते हैं? कंधे नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हमारी संस्कृति है लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर, हमारी संस्कृति का उद्बोधन हुआ है वो एक लोकगीतों के माध्यम से हुआ है। किसी वही बात आती है, आप किसी निश्चित कोई भी स्थान देख लो, उस पर आप घूमने जाते हैं और वहां पे आपको कोई गाना बजता हुआ दिखाई देता है तो आप वहां की संस्कृति को समझ सकते हैं। तो जो कहने का सीधा सीधा मतलब यही है, अपने लोकगीत हैं उनसे हमारी किसी भी स्टेट कहीं की भी या किसी इंडिया में किसी भी कहीं पे भी जाके उसकी कल्चर को पहचान सकते हैं। ब्रिटेन घूमने गए, अमेरिका घूमने गए, वहां पे इंग्लिश सॉन्ग बजेंगे तो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ की कल्चर कैसी है। यहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं और यहाँ के जो सॉन्ग हैं जो गीत हैं वो इंग्लिश में हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारी आचार्य रामचंद्र जी ने जो परिभाषाएं दी है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। एक बार ये मिटा देते हैं, अगली पेज पर लिख देंगे क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपने वाले को। चलो यहां कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर जगह नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या परिभाषा दी है? हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पे चढ़कर आई है। हमारी संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। ये लो आचार्य रामचंद्र जी ने जो परिभाषाएं दी थी वो भी हो गई। अब बात आती है 5वें नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या परिभाषा दी गई थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उन्होंने लोकगीतों के बारे में एक अच्छी परिभाषा दी है, उसको भी हम यहाँ एक बार उल्लेखित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी ने क्या परिभाषा दी है? लोकगीत, नेहरू जी ने परिभाषा दी है, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। नेहरू जी कह रहे हैं जो सजीव इस धरती पर है, जन समुदाय, कहने का मतलब जो भी पीपल्स इस पृथ्वी पर रहते हैं उनकी लोकगीतों में आत्माएं बसती हैं। किसी भी मौके पर देखे जाएंगे तो वहां के वैल्यू उसी हिसाब से दे सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हमें किसी के स्टेट या किसी कंट्री की कल्चर का अध्ययन करना है तो बाकी लोकगीतों को देख के उसकी अनुमान लगा सकते हैं कि संस्कृति किस तरीके की है। तो जो हमारी संस्कृति है वो लोकगीतों की जन समुदाय की आत्मा है। इस प्रकार से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने परिभाषाएं दी। मैं एक बार लिख देते हूँ, यहाँ पे छोटी सी परिभाषा है, क्या लिखे, लिख ही देते चलो। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। चलो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो परिभाषा दी थी मैंने यहां पे लिख दी, लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। इसको थोड़ा एक बार के लिए ऊपर कर देते हैं। लोकगीत जन समुदाय की आत्मा है। अब बात आती है, किसी राज्य के हम लोकगीत पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ का राज्य गीत कौन सा है और ये किसके द्वारा गाया गया, और ये राज्य गीत बनाया तो बनाया क्यों गया। राज्य गीत या राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु, कुछ किसी की भी बात कर लें, कोई पशु हो या पक्षी हो या गीत हो या नृत्य हो या पुष्प हो, कोई भी हो, अगर कोई वस्तु लुप्त होने के कगार पर है तो उसे राज्य की मेन वस्तु या घोषित कर दिया जाए। जैसे अपना जो राज्य, अभी उसकी बात करेंगे, राज्य नृत्य जैसे राज्य नृत्य जो विलुप्ति के कगार पर जा रहा है तो इसको अभी राज्य गीत राज्य नृत्य घोषित कर दिया, तो क्या ये अभी विलुप्त हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे राजस्थान सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और उनके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं करी जाएंगी, तो वो इस प्रकार से लुप्त नहीं हो सकता। जैसे ही हमारा राजस्थान का राज्य गीत है, केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? राजस्थान का राज्य गीत, नया पेज ही ले लेते हैं। राजस्थान का राज्य गीत ही मैं लिख देता हूं यहाँ एक बार के लिए। राज्य गीत, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आबोनी पधारो मारे देश। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आबोनी पधारो मारे देश, इसको राज्य गीत घोषित कर दिया। क्या यह विलुप्त हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपने राजस्थान के जो कलाकार हैं बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा, पद्मश्री भी दिलवाया जाएगा, और कई कोशिशें, कहने का मतलब ये है कई मतलब अकादमियां खोली जाएंगी, स्टूडियो खोले जाएंगे इनके लिए, और इनके लिए सम्मान में बढ़ चढ़ के लोग इनको सम्मान देंगे। तो क्या ये कभी विलुप्त हो सकता है? कदापि विलुप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए कलाकार आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, तो ये नहीं हो सकता लुप्त। तो पहले हम बात करते हैं राजस्थान के राज्य गीत के बारे में। केसरिया बालम आबोनी पधारो मारे देश। केसरिया
बालम, ऐसे मैं डॉट डॉट करके यहां लिख देता हूं, आवो नी पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। राजस्थान का राज्य गीत हो गया केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश। अब बात ये आती है, राजस्थान का राज्य गीत है तो इसको किस कलाकार के द्वारा इसको गाया गया था, और इसमें कौन सी शैली है, कौन सी श्रेणी है, और सर्वाधिक बार किसके द्वारा गाया गया था, और क्या क्या इसकी विशेषता हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले किसी गीत के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी श्रेणी क्या है, श्रेणी क्या है और उसकी शैली क्या है। श्रेणी और शैली में अलग अलग डिफरेंट है, श्रेणी और एक होती है शैली। श्रेणी नहीं, शैली लिखती है, शैली। शैली, इन दोनों में डिफरेंट है। श्रेणी कह सकते हैं कैटेगरी, ये गीत है कौन सी कैटेगरी का है, तो जैसे श्रृंगारिक हो गई, विरह गीत हो गई, किसी की याद में गाया जा रहा है तो विरह हो गई, किसी के सुंदरता की बात की जा रही है तो श्रृंगारिक गीत हो गया, दाम्पत्य प्रेम की बात की जा रही है तो प्रेम गीत हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार ये श्रेणियां होती हैं। तो ये गीत आप सुन के अंदाजा लगा सकते हो, केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश। तो इस गीत की जो श्रेणी है कौन सी है, केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश। एक महिला है जो गाना गा रही है कि केसरिया बालम आवो और पधारो हमारे देश। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, एक पत्नी है जो अपने पति को बुलावा दे रही है कि हे केसरिया बालम अब हमारे देश में भी पधारो। तो वो अपने देश में पधारने के लिए बोल रही है, अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए लेटर लिख रही है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा श्रृंगारिक तो नहीं हो सकती, श्रृंगारिक भी नहीं हो सकती। दूसरी दाम्पत्य प्रेम वहां झलकता है जहां पति पत्नी एक साथ किसी कार्य को करते हैं और पति पत्नी के द्वारा संबोधित करते हुए वहां गीत गाया जाता है, तो वहां दाम्पत्य प्रेम से संबंधित गीत होता है, तो वो भी नहीं है। एक होता है संयुक्त परिवार की परंपरा को प्रदर्शित करने वाला, तो यहाँ संयुक्त परिवार की भी बात नहीं हो रही। तो बची कौन सी अपनी विरह, गीत की श्रेणी कौन सी, विरह। कौन सी कैटेगरी है, विरह। अब बात आती है शैली। अपने भारत में अधिकतर दो ही शैलियां हैं, एक तो मांड, कौन सी, मांड, एक तो है मांड, दूसरी है ध्रुपद। कौन सी है, ध्रुपद। एक तो मांड हो गई, दूसरी ध्रुपद हो गई। अब ध्रुपद शैली का मतलब है जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को कहने का मतलब जय सिंह जी ने यहां बुलाया है और आप जय सिंह जी के अतिथि या गेस्ट हो। उन्होंने बताया कि मेरे मेहमानों को आप स्टेज पर जाके और नृत्य करना है या कोई गीत गाना है, और आप सोफे पे यूं टांग पे टांग देके हुए बैठे हैं और मैं यहाँ गीत सुना रहा हूं आपको, बीच में रुपए पैसे भी बखेर रहे हैं। तो मैं आपके सम्मान में जो यहाँ पे कलाकृतियां कर रहा हूं, जो गीत गा रहा हूं, तो वो शैली कौन सी होती है, ध्रुपद। लेकिन यहाँ किसी के सम्मान में गीत नहीं गाया जा रहा है, यहाँ अब उसके प्रियतम की यादों में गीत गाया जा रहा है, उसके लिए लेटर लिख के उसको बुलावा दिया जा रहा है, तो यहाँ ध्रुपद शैली तो नहीं होगी। अब बचती कौन सी अपने पास, मांड शैली। तो इस गीत की शैली कौन सी है, मांड। मैं इसमें एक बार लिख देता हूं विस्तार से, श्रेणी, गीत की श्रेणी। दूसरे नंबर पर शैली। श्रेणी मैंने अभी आपको बताई विरह, शैली अभी बताई मांड। कौन सी है, मांड।
तीसरे नंबर पर बात आती है इस गीत को किसके द्वारा गाया गया। इस गीत को किसके द्वारा गाया गया। गीत की श्रेणी हो गई, गीत की शैली हो गई, और इस बात आती है इस गीत को गाया किसके द्वारा गया और प्रथम बार किसके द्वारा गाया। बाद में तो एक बार गाने के बाद हम किसी काम को करते थे, जैसे हम एनीबॉडी कोई काम है, जैसे मैंने ये काम कर दिया, यहाँ पे मैं पढ़ा के चला गया, अब दूसरे टीचर आएंगे वो भी पढ़ा के चले जाएंगे, तो प्रथम बार तो मैं ही पढ़ा के गया हूं। तो किसी कार्य को प्रथम बार करते हैं तो प्रथम बार जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम उल्लेखित किया जाता है। इस गीत को केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश, इस गीत को प्रथम बार गाने वाली महिला का नाम था मांगी बाई। क्या नाम था? मांगी बाई। मांगी बाई राजस्थान की रहने वाली थी, राजस्थान में उदयपुर जिले की रहने वाली थी। उदयपुर मेवाड़ रियासत में आता है। तो प्रथम बार इसको मांगी बाई उदयपुर ने गाया था। किसने गाया था? प्रथम बार मांगी बाई। मांगी बाई उदयपुर की रहने वाली थी, इसलिए मांगी बाई उदयपुर ने गाया था। राजस्थान का राज्य गीत है, श्रेणी विरह है, शैली मांड है, और प्रथम बार मांगी बाई उदयपुर ने गाया था। प्रथम बार मांगी बाई उदयपुर ने गाया था। सर्वाधिक बार किसने गाया था? अपने राजस्थान के राज्य गीत को केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश। प्रथम बार तो अपने मांगी बाई ने गा दिया, लेकिन सबसे अधिक बार किसने गाया था? सबसे अधिक बार गाया था अल्लाह जिल्लाह बाई ने। अल्लाह जिल्लाह बाई ये कहाँ की रहने वाली थी? अल्लाह जिल्लाह बाई बीकानेर की रहने वाली थी। बीकानेर अपने राजस्थान में बीकानेर जिला है, उसकी रहने वाली थी। सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्लाह बाई। अल्लाह जिल्लाह बाई कहाँ की थी? बीकानेर की। प्रथम बार मांगी बाई उदयपुर ने, सर्वाधिक बार अल्लाह जिल्लाह बाई ने गाया था। अब अल्लाह जिल्लाह बाई से संबंधित कुछ बातें तथ्य हैं। अल्लाह जिल्लाह बाई का नाम जो अल्लाह जिल्लाह बाई था, ये तो बाद में रख दिया गया था। मूल नाम था हजन। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मांड गाय का काम शुरू कर दिया था। गीत की शैली अभी मैंने आपको बताई थी, मांड। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मांड गाय का काम शुरू कर दिया था। ये 12 वर्ष की थी, तब से ही मांड गायकन का काम करती थी, और इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था तो वो अल्लाह जिल्लाह बाई ने ही गाया था। अल्लाह जिल्लाह बाई ने गाया था। तो क्या राजस्थान सरकार के द्वारा कोई पुरस्कार नहीं दिया गया? आप पूछेंगे, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य गीत है, उसके सर्वाधिक बार गाया, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज हम इसको राज्य गीत की कैटेगरी में सबसे पहले पढ़ते हैं, तो क्या इस गीत को गाने वाली महिला को कोई पुरस्कार नहीं दिया? हाँ, पुरस्कार दिया था। 1982 में राजस्थान सरकार के द्वारा जैसे अपना भारत रत्न होता है, उसी प्रकार अल्लाह जिल्लाह बाई को 1982 में पद्म श्री दिया गया था। सॉरी, राजस्थान नहीं, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। एक बार के लिए यहाँ लिख देता हूँ, अल्लाह जिल्लाह बाई। अल्लाह जिल्लाह बाई। अल्लाह जिल्लाह बाई का मूल नाम लिख लो एक बार के लिए। मूल नाम हजन। 12 वर्ष की उम्र में महाराजा गंगा सिंह के दरबार में
मांड गायिका का काम शुरू किया। अल्लाह जल्लाबाई ने 12 वर्ष की उम्र में महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मांड गायिका का काम शुरू किया था। अरे पवन पवन, बारह वर्ष की उम्र में इन्होंने मांड गायिका काम शुरू किया था। अब मांड गायिका काम शुरू किया तो राजस्थान सरकार के द्वारा 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। अब 2003 में अल्लाह जल्लाबाई पर राजस्थान सरकार के द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। एक अल्लाह जल्लाबाई की फोटो थी, वो 5 रुपए के डाक टिकट पर आती। 2003 में रेट 5 का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट तो सभी लोग जानते ही हैं, एक फोटो सी आती है अल्लाह जल्लाबाई के 5 रुपए के डाक टिकट पर। 2003 में रेट 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। अल्लाह जल्लाबाई को 2012 में राजस्थान सरकार के द्वारा भारत रत्न होता है, उसी प्रकार राजस्थान रत्न होता है। अल्लाह जल्लाबाई को राजस्थान सरकार के द्वारा 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दो 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित। अब इतनी बड़ी मांड गायिका कलाकार रही है तो इनके कोई गुरु भी होंगे। तो मांगी बाई के वो अल्लाह जल्लाबाई के गुरु जी का नाम था, छोटा सा नाम है, उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़े वाला। आप कहेंगे छोटा सा नाम क्यों है, तो बहुत बड़ा नाम है। नाम तो छोटा ही है लेकिन अपने राजस्थान के लोग हैं, अपने राजस्थान के लोग हैं। किसी का जैसे नाम हो तो उसके गांव का नाम लगा देंगे और उसका कोई बखान किसी प्रकार से की जाती है उसका भी लगा देंगे। तो नाम तो हुसैन चांद बख्श था लेकिन पैर से लंगड़ा के चलते थे तो लंगड़े बड़ा कर दिया। और मांड गायिका का शिक्षक देता था, शिक्षक प्रशिक्षण देता था तो उस्ताद कहते थे। तो नाम गुरु का नाम क्या था? उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़े वाला, यहां लिख देते हैं गुरु उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़े वाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे अलग अलग नाम तो नहीं है, एक ही नाम है पूरा, उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़े वाला। हुसैन चांद बख्श तो इनका नाम था, लंगड़े वाला ये लंगड़ा के चलते थे, इसी वजह से अपने राजस्थान के लोग हैं
तो ये नाम इस वजह से नामांकन कर दिया। और मांड गायिका का शिक्षक प्रशिक्षण देते थे मांड का, तो इस वजह से इसका नाम उस्ताद, उसके नाम की उपाधि लगा दी थी उस्ताद। तो उस्ताद हुसैन चांद बख्श लंगड़ेवाला इनका पूरा नाम था। अल्लाह जिल्ला बाई को और क्या क्या कहते हैं? और अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? केवल और केवल मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं? अल्लाह जिल्ला बाई को केवल, अल्लाह जिल्ला बाई को केवल और केवल मरु कोकिला कहते हैं। तो राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं? आप ये सवाल का मुझे आंसर बताएंगे, आप कमेंट में छापें, मैं इंतजार कर रहा हूं। राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं? राजस्थान की कोकिला किसको कहते हैं? अरे लता मंगेशकर जी को नहीं कहते हैं, लता लता लिख रहे हैं। राजस्थान की कोकिला लता जी को नहीं कहते हैं। लता जी को भारत की कोकिला भी नहीं कहते हैं। राजस्थान की कोकिला गबरी देवी को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान की कोकिला गबरी देवी बीकानेर को कहते हैं। लिख लो, राजस्थान की कोकिला गबरी देवी। कहाँ की थी? बीकानेर की। अब भारत की कोकिला किसको कहते हैं? आप बताइएगा, भारत की कोकिला किसको कहते हैं? लता जी को भारत की कोकिला तो नहीं कहते। लता जी को भारत की कोकिला नहीं कहते हैं। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। लता जी को तो भारत की स्वर कोकिला कहते हैं। लता जी को एक तो लता जी बोलो, लता मत बोलो, क्योंकि लता जी का राजस्थान से गहरा संबंध रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। भारत की कोकिला, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। लता जी तो स्वर कोकिला हैं, और आप लता को लता नहीं कह सकते, लता जी, क्योंकि लता जी का अपने राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। राजस्थान में एक रियासत थी डूंगरपुर रियासत। अभी रियासतों का सिस्टम तो एकीकरण के बाद खत्म ही कर दिया है, सबको जिला घोषित कर दिया है। डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के पुत्र थे राज सिंह।
राज सिंह को शुरू से क्रिकेट का शौक था, बंदे को क्रिकेट का शौकीन था, और क्रिकेट का जिस बंदे को शौक होता है तो वो कहाँ जाता है, अपने मुंबई जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई जाता है। राज सिंह जी मुंबई में क्रिकेट का मैच खेलते थे, क्रिकेट के मैच खोलते थे, उनके कोई फ्रेंड बन गए, तो जो फ्रेंड बने थे वो लता जी के भाई थे। अब फ्रेंड बन गए तो घर पे आना जाना भी होगा। अब राज सिंह जी अपने फ्रेंड के साथ घर जाते हैं तो वहां पे मुलाकात लता जी से हो जाती है। किससे हो जाती है? लता जी से। बातों ही बातों में एक दूसरे को प्रेम हो गया और बात आगे बढ़ गई। बात आगे बढ़ गई, जैसी बात आगे बढ़ गई तो बात शादी तक पहुंची। लता जी ने राज सिंह से बोल दिया, विल यू मैरी मी, क्या मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। राज सिंह ने बोला, शादी वादी का सिस्टम ऐसे नहीं बनेगा, बापू का जूता पैर में 9 नंबर है, मैं उनकी परमिशन के बिना शादी वादी नहीं कर सकता, बट मैं उनके पूछने के बाद आपको रिप्लाई दे दूंगा। लता जी ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, आराम से दे देना, कोई बात नहीं है, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। राज सिंह जी ने लक्ष्मण जी से, अपने पिताजी, अपने बापू से पूछा, बापू जी क्यों ना, मैं एक बम्बई की लड़की है, अच्छे खानदान से है, तो क्या मैं उससे शादी कर लूं? बापू ने पूछा, राज सिंह तू आजकल इतना बड़ा हो गया है कि शादी की बात करने लगा है? राज सिंह चौंक पड़ा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कई लोग कर रहे हैं अपनी पसंद से शादी, और मैं तो आपसे पूछ के कर रहा हूं, पहले मैं आपसे पूछ ही तो रहा हूं, मैंने कौन सी शादी कर ली है? लक्ष्मण सिंह जी ने कहा, तेरा कहीं दिमाग खराब तो नहीं है? हमारे यहाँ ऐरे गहरे लोगों से शादी नहीं होती, हम राजा हैं, राजा का तू बेटा है, राजकुमार है, हम तेरी शादी हम करवाएंगे। राज सिंह जी ने कहा, मान जाओ, मैं एक प्रेम प्रसंग में पड़ गया हूं और मैं शादी लता जी से ही करूंगा। राज सिंह की बात आखिरकार उनके पिताजी ने नहीं मानी, तो उन्होंने जाके मुंबई में इस बात को लता जी को बताया। लता जी ने कहा, क्यों ना हम बिना शादी के एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते क्या? तो लता जी ने और राज सिंह जी ने फाइनली फैसला लिया कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारी शादी हो नहीं सकती है, तो हम ऐसे ही बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहेंगे, ये फैसला ले लिया। तो राज सिंह ने भी जीवन पर्यंत तक कोई शादी नहीं की थी और लता जी ने भी जीवन पर्यंत कोई शादी नहीं की थी। लता जी का अभी देहांत हुआ था, तो पत्रकार बंधुओं ने 2 बातें उसमें हेडलाइंस पे दी थी। एक तो लता जी कभी होठों पे अपने लिप्स थे, उन पर लिपस्टिक नहीं लगाती थी। स्वाभाविक सी बात है, जब तक महिला की शादी नहीं होती, जब तक लड़की कुंवारी होती है, तब तक अपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार लिपस्टिक अशोभनीय है। महिलाएं या कोई भी लड़की हो, जब तक लड़की की शादी नहीं हुई है, लिपस्टिक एक श्रृंगार आता है, और श्रृंगार जब ही कर सकती है जब महिला की या लड़की की कोई शादी हो जाए, जब कर सकती है। लता जी ने कभी अपने लिप्सों पर लिपस्टिक नहीं लगाई, और लता जी के जो कंठ थे वो बहुत ही सुरीले, इसीलिए लता जी को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। लता जी एक दिन में 15 मिर्च खाती थी, स्पेशल मथानिया जोधपुर से उनके लिए मिर्च जाती थी, और एक दिन में 15 मिर्च खाती थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैंने इस बात का अखबार में पढ़ी, तो कई बार गूगल पर सर्च किया, लता जी की एक भी फोटो, सिंगल भी फोटो में लिपस्टिक नहीं लगी हुई थी। ये बात पत्रकार बंधुओं ने बिल्कुल सही छापी थी। और दोस्तों, अधिकतर जो लोग कह देते हैं अखबारों में तो ऐसी झूठी आती है, अखबार वाले कभी कोई झूठी बात नहीं छापते, वो हमेशा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण को लेके बात को अखबार में छापते हैं, ऐसे ही नहीं छापते। न्यूज़पेपर से अपना देश चलता है, तो ऐसे बहकावे में नहीं आए। लता जी की लिखते हैं, चलो, भारत की स्वर कोकिला लता जी मंगेशकर। भारत की कोकिला लता जी मंगेशकर। अब मैं यहाँ कुछ गायिकाओं के नाम लिख रहा हूं, जैसे जमीला बानो जोधपुर, बन्नो बेगम बतुल बेगम जयपुर, मंगी बाई उदयपुर, अल्लाह जिल्ला बाई बीकानेर, गबरी देवी बीकानेर,
गबरी बाई का संबंध पाली से है। गबरी बाई का संबंध पाली से है। नन्ही बाई खेतड़ी झुंझुनू की तहसील पड़ती है। नन्ही बाई का संबंध खेतड़ी झुंझुनू से है। तो मैं इन कुछ मांड गायिकाओं के यहाँ नाम लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। अल्लाह जिल्ला बाई को तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। पहले लिखते हैं जमीला बानो, कलर दूसरा ले लेते हैं। ये क्या हो गया? दूसरा ही जमीला बानो, जोधपुर। बन्नो बेगम, या बतुल बेगम, जयपुर। ये जयपुर रियासत की थी। तीसरे नंबर पर बात आती है नन्ही बाई। क्या हुआ? नन्ही बाई खेतड़ी झुंझुनू में पड़ती है। गबरी देवी अलग है। गबरी देवी मैंने आपको अभी बताई, राजस्थान की, उनको कोकिला कहते हैं। उनका संबंध बीकानेर से है, गबरी देवी का। यहां गबरी बाई की बात कर रहा हूं मैं। गबरी बाई पाली, कहां से थी? पाली। गबरी बाई हो गई, नन्ही बाई हो गई, बन्नो बेगम हो गई, बतुल बेगम हो गई, जमीला बानो हो गई, और मैंने आपको अल्लाह जिल्ला बाई बता ही दी है, और गबरी देवी मैंने आपको बीकानेर से बता ही दी है। ये अपने राजस्थान की कुछ मांड गायिका हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। मांगी बाई को मैंने आपको बता ही दिया था, उदयपुर से है, और तो एक बचती नहीं है। अब वो राजस्थान का राज्य गीत हो गया, मांड गायिकाएं हो गई। अब आपको राष्ट्रीय गान, अपने राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गाने, इनके बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा अपने यहाँ कर लेते हैं। थोड़ी चर्चा कर, वैसे ही है अपने इंडिया के कल्चर या हिस्ट्री के टॉपिक उसमें आते हैं, लेकिन थोड़ी बातें इनकी कर लेते हैं, काम में आ जाती हैं। राष्ट्र गीत क्या टाइम? राष्ट्रगीत। सबसे पहले बात आती है राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचयिता थे। राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को लिया कहां से था? राजस्थान का राज्य गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिया था आनंद मठ उपन्यास से। कहां से लिया था? आनंद मठ उपन्यास से। एक बार यहां वंदे मातरम लिख देते हैं। राष्ट्रीय गीत अपना कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत पूरा किस किस को आता है, आप कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, इतने सारे लोग। राष्ट्रीय गीत 4 से ज्यादा प्रार्थना किन किन को आती हैं?
मैं यहाँ पर खड़ा करके बुलवा लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, नहीं बुलवाएंगे। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत को गाने में जो समय निश्चित किया गया है वो 62 से 65 सेकंड है। कितना है? 62 से 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को प्रथम बार 1895 ईस्वी में 1895 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। ये तो हो गया अपना राष्ट्रीय गीत। अपने राष्ट्रीय गान की भी बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान। राष्ट्रगान कौन सा अपना? जनगण मन, जनगण मन। राष्ट्रगान को किसके द्वारा लिखा गया था? राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यहां पर लिख देता हूं, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान को कहां से लिया गया था? राष्ट्रीय गान को अपने गीतांजलि उपन्यास से लिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर इनके रचयिता हैं। इन्होंने इस राष्ट्रीय गीत को अपने गीतांजलि उपन्यास से लिया गया था। गीतांजलि उपन्यास। राष्ट्रीय गान को गाने का समय कम सा है? 48 से 52 सेकंड। 48 से 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को प्रथम बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान को 1911 में प्रथम बार वही कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। लेकिन ये 1911 में गया था। 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अपने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका अधिवेशन हुआ था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग ये कमेंट में बताएंगे मुझे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? आप मुझे ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में। ये राष्ट्रीय गान के बारे में बातें हो गई। रचयिता बंकिम चंद्र रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि उपन्यास से लिया गया था। 48 से 52 सेकंड में इसको गाने का समय जो निर्धारित किया गया है और 1911 में इसको कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया था। ये राष्ट्रीय गान से संबंधित कुछ बातें हो गई हैं और आगे हमारे अब लोकगीतों की हम शुरुआत करेंगे। ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में हमने ये चर्चा की थी। अगर आप ऐसे ही नए नए वीडियो और नए नए तथ्य संबंधित देखते रहते हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री बाय सुनील कसाना को आप सब्सक्राइब करें। और आगे हम चर्चा करते हैं राजस्थान के लोकगीतों में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र के लोकगीतों की। शेखावाटी क्षेत्र के में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं और क्या वहाँ की कल्चर रही है उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के लोकगीत। शेखावाटी क्षेत्र में कई लोकगीत गाए जाते हैं। पाला है, लीलगर है, परबूटिया है, हरजस है। तो पाला क्या है? पाला गीत मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से गीत गाए जाते हैं एक बार के लिए। पाला, लीलगर, पीपली, पाला हेडिंग लगा देते हैं अपन एक बार के लिए। शेखावाटी क्षेत्र के लोकगीत। शेखावाटी क्षेत्र के लोकगीत। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? अपने एक तो पाला गाया जाता है, लीलगर गाया जाता है,
पाला, लीलगर, पीपली, पीपली भी गाया जाता है। एक पीपली, भरभूटिया, भरभूटिया भी गाया जाता है। भरभूटिया, भरभूटिया से लिखते हैं क्या? भरभूटिया। पीपली हो गया, लीलगर हो गया और पाला हो गया, भरभूटिया होगा। एक हरजस, हरजस भी गाया जाता है। हरजस मर्सी हैं, किसी की मृत्यु पर गाए जाते हैं हरजस। से कबाटी क्षेत्र के मर्सी हरजस हैं। आणो हैं, आणो तो अलग ही हैं, बागड़ क्षेत्र के हैं, मेवाड़ के अलग हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग गीत हैं। और से कबाटी क्षेत्र में ये हो गए पाला, लीलगर हो गया, पीपली हो गया, भरभूटिया हो गया, हरजस हो गया। एक और है, एक और रह गया, एक और रह गया गोरबंद। कौन सा है? गोरबंद। पाला, लीलगर, पाला की बात करते हैं अपने राजस्थान के लोकगीत। पाला, पाला से कबाटी क्षेत्र का लोकगीत है। पाला क्या है? पाला एक झाड़ी का पत्ता होता है और झाड़ी का पत्ता होता है जिसको अपन चारे के रूप में यूज करते हैं। अपने जो बुजुर्ग थे पहले, महिलाएं पुरुष थे, झाड़ी का पत्ता काट के लाते थे और उसको कूट के और अपने पशुओं के लिए डालते थे। पाला गीत में आपको यहाँ गा के सुनाता हूँ। हमारे एक जो महिला है, बींदड़ी है, वो अपने पति को संबोधित करते हुए गीत गाती है। मारे हाथा बीचा छाला पड़ गया मारा मारू जी, मारे हाथा बीचा छाला पड़ गया मारा मारू जी, मैं पाला कहिया काटूं। ऐसे कह रही है संबोधित करते हुए कि हमारे जो हाथे हैं उनके बीच छाले पड़ गए हैं, अगर और मैं पाला कैसे काटूं? अगर मैं पाला काटूंगी तो मेरे हाथों में दर्द होगा। और हाथा बीचा छाला पड़ गया मारा मारू जी, मैं पाला कहिया काटूं। अब मारू जी यह शब्द आया है, मारू जी कहते हैं पति को। अब पति के हाथ तो लोहे के बने हुए हैं, पति के हाथ तो लोहे के बने हुए हैं, उसको तो कांटे चुभेगे नहीं ना, उसके छाले होंगे। खैर जो भी है छोड़ो, अपन को क्या ही लेना देना है। पाला एक झाड़ी का पत्ता होता है। दूसरे नंबर पे बात आती है लीलगर। दूसरे नंबर पे बात आती है लीलगर। पाला की बात हो गई है, यहाँ पाला की हो गई है, अभी मैं इनको विस्तार से बताऊंगा। लीलगर, लीलगर क्या है? लीलगर है दाम्पत्य, लीलगर नहीं सॉरी दाम्पत्य, संयुक्त परिवार की परंपरा को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत कौन सा है? संयुक्त परिवार की परंपरा को प्रदर्शन करने वाला लोकगीत है लीलगर। लीलगर, लीलगर एक ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को लीलगर कहते हैं। वैसे ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लीलगर। एक महिला है जिसका पति उसके लिए ओढ़नी रंगवा के लाता है, वो गीत के माध्यम से संबोधित करते हुए कहती है, मैंने अभी आपको गीतों की डेफिनेशन यही बताई थी कि लोगों के मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से ही प्रस्तुत करना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? लोकगीत। अब एक महिला है अपने पति को संबोधित करते हुए गीत गा रही है, पति से कह रही है और लीलगर के पास पहुंच जाती, लीलगर को संबोधित करते हुए गीत गा रही है। अल्लाह पल्ला पे दादर मोर मड़ दे, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर मड़ दे, मारे सासू जी के दाए कोनी आई, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर मड़ दे। मारे जेठ जी रंग आयो पीलो पोमचो, मारे जेठानी के दाए कोनी आयो, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर मड़ दे। और भी गाती है, मारे ससुरा जी रंग आयो लाल पोमचो, मारी सासू जी के दाए कोनी आयो, अल्लाह पल्ला पे दादर मोर मड़ दे। अब हम क्या करें? गीत गा रही है लेकिन हम क्या करें? राजस्थान की कल्चर है प्रधान, यहाँ हमको पढ़नी ही पड़ेगी। लीलगर ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लीलगर कहते हैं। और एक महिला लीलगर को ओढ़नी रंगने वाले व्यक्ति को प्रदर्शन करते हुए गीत गाती है, अल्लाह पल्ला पे दादर मोड़ मड़ दे। अल्लाह जो उसको कहती है लीलगर को, जो मेरा पल्ला है इस पर दादर और मोर मड़ दे। और लीलगर कई बार रंग देता है लेकिन पसंद नहीं आती है, इसीलिए लीलगर को संबोधित करते हुए ये गीत गाती है। संयुक्त
अब सबकी समझ में आनी चाहिए, सासू के में भी आनी चाहिए, जेठानी जी की समझ में भी आनी चाहिए, दौरानी की समझ में भी आनी चाहिए, और हमारी नंदुल के दाए को नहीं आए, मतलब सबको संबंधित करते ये गीत गाती है। तो गीत कौन सा हो गया? संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित करने वाला लोकगीत। यहाँ लीलगर की बातें हो गई हैं। पीपली, पीपली का एक वृक्ष होता है, इसके ऊपर ये लोकगीत है। पीपली के ऊपर छोटा सा पीपली, ऐसे याद कर सकते हैं आपसे, कबाड़ी चित्र का लोकगीत है। इसके बारे में ऐसी कोई खास बात नहीं है। भरभूटिया, भरभूटिया क्या है? भरभूटिया एक घास का प्रकार होता है। भरभूटिया एक घास का ही प्रकार होता है। जैसे हम खेतों से गुजरते होते हैं तो कभी हमारे कपड़ों में चुभ जाते हैं, रात को सोते हैं तो बड़ी चुभन होती है। इसलिए एक महिला अपने पति को संबोधित करते हुए गीत गाती है। टाइम हो गया? चलो दोस्तों, अभी टाइम हो गया है, अगले गुरुजी आने वाले होंगे और आज की क्लास को यहीं पे हम संपन्न करते हैं। आगे की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, राम राम, सभी को धन्यवाद। आगे जो लोकगीत बचे हुए हैं, अपने से कबाटी चित्र के लोकगीत पढ़ रहे, ध्यान रखना। और आगे की चर्चा हम पीपली तक कर लिए, भरभूटिया से चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी को, राम राम।